हाय, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों का जो अभी सेशन चल रहा है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन चल रहा है, उसमें हम लोग कल तक में जो पढ़ा था, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को बताया था जो भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, समझा होगा। यदि कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। तो आज जो है हमारा कैपिटल गेन का लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग डिडक्शन वगैरह कितना मिलता है, उसमें बहुत सारा प्रोविज़न होता है। उसके बाद भी मैं इसमें आप लोगों के आज के सेशन में मैं आप लोगों को प्रोविज़न इसका रिलेटेड जो भी है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हमारे पास एक आता है डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन सेक्शन 50C 50C एंड 50D। इसमें क्या आता है, क्या होता है कि इसमें क्या बोला है कि डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन जो होता है जिस प्राइस पे आप अपना एसेट्स को सेल करते हो, जिस प्राइस पे आप अपना एसेट को सेल करते हो, क्या हो गया आपके लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन होता है फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल। इसमें देखिए दो टाइप से होता है वैल्यू, दो टाइप से आपको निकालना होता है कि सेल क्या होगा, गवर्नमेंट किसको मानती है। कहने का मतलब है कि आपने अपना लैंड या बिल्डिंग को रियलिटी में 50 लाख में सेल किया था। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, रियलिटी में आपने सेल किया था 50 लाख पे, लेकिन उसका स्टाम्प ड्यूटी उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में अपने एसेट को ट्रांसफर किया है, सेल किया है, एक्सचेंज किया है, और उस ईयर में स्टाम्प ड्यूटी बोलता है आपका एसेट का वैल्यू 1 करोड़ रुपया था। आपका एसेट का वैल्यू 1 करोड़ रुपया था स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग। जो स्टाम्प ड्यूटी आप परचेज करते टाइम देते हो उसके अकॉर्डिंग आपका 1 करोड़ रुपया। तो बताइए आपकी गवर्नमेंट को कौन सा लॉजिक को मानना चाहिए, कौन सा रूल को फुल करना चाहिए था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको बिल्कुल डिफाइन किया है कि जो स्टाम्प ड्यूटी होगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं मानूंगा। जो आप बता रहे हो 50 लाख, उसको मैं नहीं मानने वाला हूँ। जो आपका स्टाम्प ड्यूटी है, इसमें बताया गया है कि लैंड और बिल्डिंग बोथ सेक्शन 51 इज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 100% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो आपका स्टाम्प ड्यूटी जितना वैल्यू बता रहा है उसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉलो करता है, उसी को आपको भी मानना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसका? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसका होगा आपको? जो स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपया हो रहा है, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 करोड़ उसका मानेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपसे कैपिटल गेन चार्ज करेगी। इसमें आता है इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड होल और पार्ट ऑफ। इसमें दो डेट होता है, एक होता है एग्रीमेंट डेट और एक होता है ट्रांसफर डेट यानी रजिस्ट्री डेट। एग्रीमेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर, एक एग्रीमेंट डेट होता है और एक होता है डिफरेंट डेट, नहीं सॉरी ट्रांसफर डेट। मान कर चलो कि आपने मार्च 2023 में, मार्च 2023 में कोई आपका एग्रीमेंट बन गया था, एग्रीमेंट बना था। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग स्टाम्प ड्यूटी आपका लैंड जो एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसका 1 करोड़ रुपया था। लेकिन आप रियली में उसको ट्रांसफर कब किए हो? मई में, मई 2023 में किया। तो दोस्त इसमें ईयर चेंज हो गया, फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो गया। जो मार्च था वो 22-23 था, जो अब मई में अपने जो ट्रांसफर किया वो क्या हुआ, वो 23-24 हो गया। देखिए लैंड वाला केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं पेमेंट आज ले लेते हैं, लेकिन 2 महीना 3 महीना कभी कभी ईयर्स के बाद भी क्या होता है लैंड को ट्रांसफर किया जाता है। उस सिचुएशन में क्या बताया गया इसमें, इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड होल ऑफ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पेज चेक एंड बैंक ड्राफ्ट ऑफ ईसीएस थ्रू चेक। कहने का मतलब है कि आप जिस डेट को, आप यदि ट्रांसफर जिस दिन आप एग्रीमेंट बनाए हो उस डेट एग्रीमेंट में वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का जिक्र है, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का डिटेल्स है, जिक्र है, तो वो आपको कौन सा फॉलो करना है? एग्रीमेंट डेट वाला जो स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यू होगा उसको आपको फॉलो करना है। और उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू यदि का डिटेल्स नहीं है, उसमें उसको चर्चा डिटेल्स नहीं दिया गया है, तो आपको जो ट्रांसफर जो कर रहे हो आप, मई में जो ट्रांसफर कर रहे हो वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैपिटल गेन मान करके टैक्स देना होगा। फर्स्ट सिचुएशन एग्रीमेंट और सेकंड सिचुएशन ट्रांसफर। एग्रीमेंट में देखिए जब होता क्या है कि जब एग्रीमेंट होता है उसमें सेल का कंसिडरेशन का उसमें डिटेल्स दिया जाता है कि इस बिल्डिंग को मैंने कितना में परचेज किया, और बायर बताता है कि इस बिल्डिंग को मैंने कितना में, सेलर बताता है कितना है मैंने सेल किया है, बायर बताता है कि कितना है मैंने इसको परचेज किया है। यदि उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू का डिटेल से जिक्र किया गया है तो जो एग्रीमेंट ऑफ डेट है वो आपके लिए कैपिटल गेन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। और सेकंड वाला में यदि उसमें डिटेल्स का जिक्र नहीं किया गया है सेल ऑफ कंसिडरेशन का, तो जिस डेट में आप ट्रांसफर कर रहे हो वो आपका स्टाम्प ड्यूटी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा।
उसके बाद इसमें आता है, देखिए उसमें भी एक दो ऑप्शन होता है, कंडीशन होता है। वो जो कंसिडरेशन वैल्यू आपने जो ट्रांसफर वगैरह किया है कैसे होना चाहिए, वे ऑफ अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोड होता है उसे होना, ट्रांसफर सच अदर आईएमपीएस यूपीआई आरटीजीएस एनईएफटी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और भीम आधार जो होता है उससे आपका पेमेंट होना चाहिए, ना कि कैश में होना चाहिए। कैश में उसका नहीं इसमें माना जाएगा। सेकंड में बताया कि डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर बट द होल ऑफ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और फर्स्ट वाला केस में क्या था कि आपने यदि अपने पेमेंट को ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉनिक मोड से यूपीआई भीम नेट बैंकिंग, तो स्टाम्प ड्यूटी जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग, स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। और सेकेंड वाला जो केस बता रहे हैं कि यदि आपने पेमेंट को नेट बैंकिंग से या इलेक्ट्रिक मोड से नहीं किया है, कैश में अगर किया है, तो आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो ट्रांसफर का जो डेट था, स्टाम्प ड्यूटी ट्रांसफर डेट के अकॉर्डिंग आपको लगेगा और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। However, the stamp duty value on the date of agreement is the date. Example 5 लेट्स द केस वन, आपको इसको देख लेना है जो मैं एग्जांपल बताया हुआ है, इसको एक बार आप रीड कर लेना। सर उधर कोटेड सर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन 51 एडवांस मनी रिसीव्ड। देखिए एडवांस मनी क्या होता है, एडवांस मनी क्या होता है, बहुत सारे मैं एक बताता हूँ। एडवांस मनी को एक सरल शब्द में हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, बयाना बोलते हैं। आप लोग जो नॉर्थ इंडिया में जो होता है, हो सकता है कि किसी स्टेट में कुछ और वर्ड से उसको बोला जाता है, हमारे यहाँ बिहार यूपी में उनको बयाना बोला जाता है। एक तरफ से क्या बोलते हैं उसको, एडवांस मनी, जो टोकन होता है उसको टोकन, इनकम टैक्स में टोकन या एडवांस मनी बोलता है, लेकिन हमारे बोलचाल की भाषा में उसको बयाना बोलता हूँ। क्या होता है, it is possible for an assessee to receive some advance in regard to the transfer of capital asset. Due to the breakdown of the negotiable, the assessee may have retained the advance. Section 51 provides that while calculating capital gain, the above advance retained by the assessing must go to reduce the cost of acquisition. However, advance has been received and retained by the previous owner and not be assessed himself. The same will not go to reduce the cost of acquisition assessee. कहने का मतलब है कि आपने कोई इसमें बताया कि इनकम टैक्स में कि आपने कोई 10 लाख में कोई एक्वायर किया था कोई लैंड या बिल्डिंग को, लेकिन जब आप उसको सेल कर रहे हो 50 लाख में, तो 50 लाख में सेल कर रहे हो तो आपने क्या किया कि सेल करते टाइम आपने 1 लाख रुपया का बयाना ले लिया पहले उनसे कि आप क्या करो तो मेरे को एडवांस मनी या टोकन अमाउंट आप उसको दे दो। तो जब आप उसका जो मैंने CII बताया था, कॉस्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स बताया था जो, तो आप उसमें उनका जो एक्वायर का प्राइस होगा वो 10 लाख नहीं होगा, क्योंकि जो देखिए क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं इसके बारे में मुझको मालूम नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बस इसको बताया है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्वायर माना जाएगा 10 लाख नहीं माना जाएगा, 9 लाख माना जाएगा, क्योंकि आपने 1 लाख रुपया क्या ले लिया है, बयाना ले लिया है। बयाना को 1 लाख इसलिए लेस कर देता है एक्वायर प्राइस है, क्योंकि अभी आपने सेल नहीं किया है, सेल नहीं करते हुए भी आपने क्या किया, 1 लाख उनसे बयाना ले लिया है, एडवांस मनी ले लिया है। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कितना होगा, 9 लाख होगा, और 9 लाख के बाद जितना भी आपका प्रॉफिट गेन होगा उसके ऊपर क्या करना है आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा। उसी को उसमें बताया गया है सेक्शन 56(2)(9 प्रोवाइड फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज द सोर्स ऑफ नेगोशिएबल ट्रांसफर ए कैपिटल एसेट कंस्टिट्यूटिंग सच मिसाइल भी चार्जेबल इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सर्विस कमिंग। इसको आपको पढ़ लेना है, मैंने बता दिया एडवांस मनी रिसीव्ड वाला क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसका लॉजिक क्या होता है, सेक्शन 51 में उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एक बार इसको आपको रीड कर लेना है, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट में एग्जेम्प्ट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट किसको किसको माना जाता है, एग्जेम्पशन क्या होता है, कैपिटल गेन का पार्ट का एग्जेम्पशन क्या होता है। इसमें देखिए 2 टाइप का एग्जेम्पशन होता है, एक होता है अंडर सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, एक होता है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54G होता है, GA होता है, 54G भी होता है। तो फ्लोइंग आर द एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10 वाला में क्या क्या होता है, एग्जाम्पशन कैपिटल गेन स्कीम सेक्शन
following exemption is capital gain under section 10, exemption of capital gain of transfer of unit scheme. The clause provided income arising from the transfer of specified unit shall be exempt tax. देखिए कुछ स्पेसिफाइड यूनिट में आपको ट्रांसफर वगैरह करते हो अपने लैंड एंड बिल्डिंग को, तो आपको क्या बोला जाता है, उसको पूरा एग्जेम्प्ट फुली एग्जेम्प्टेड बोला जाता है। किसमें 10 सब क्लाउज 33 में उसको क्या बोला गया है, द क्लाउज प्रोवाइड दैट एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड यूनिट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सच ट्रांसफर शुड टेक प्लेस ऑन। यदि आपने 1/4/2002 के बाद कुछ स्पेसिफाइड यूनिट्स में यदि आपका जो लैंड और बिल्डिंग था स्पेसिफाइड यूनिट का था, उसको आपने ट्रांसफर किया है, तो क्या होता है आपका फुली एग्जेम्प्टेड होता है। उससे क्या रहता है एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद द कंपल्सरी। देखिए जो ट्रांसफर होता है लैंड एंड बिल्डिंग उसका दो बेस होता है, एक होता है कंपल्सरी, एक होता है आप अपने मर्जी। तो कंपल्सरी वाले में केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट है आपसे किसी कंपल्सरी गवर्नमेंट आपसे बोल रही है कि आप अपने लैंड को लैंड को क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है। हो सकता है गवर्नमेंट उसको कुछ पे यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है, यहाँ से कुछ उसको करना होता है, गवर्नमेंट को यूटिलाइज करना होता है उस लैंड एंड बिल्डिंग को, तो उसको क्या बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन बोलते हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन बोला जाता है एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स। भले ही वो जमीन आपका, मैंने फर्स्ट वाला केस में क्या बताया था आपको, जो रूरल लैंड होता है वो तो बिल्कुल एग्जेम्प्टेड होता है, रूरल लैंड को क्या बोला जाता है, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड बोला जाता है। लेकिन आपका लैंड सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स में भले ही हो, लेकिन यदि कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है गवर्नमेंट, उस केस में आपका जो कैपिटल गेन अराइज होता है फुली एग्जेम्प्टेड होता है, उसके ऊपर कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। पढ़िए इसका डिटेल्स। विथ ए व्यू टू mitigate the hardship faced by the farmer whose agricultural land situated in specified urban limit has been compulsory acquired, clause 37 provide to exempt the capital gain arising and individual HUF। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, HUF एंड इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है, सब SSC के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडिविजुअल जो HUF होते हैं उनके लिए होता है। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाई वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन सच एग्जेम्पशन अवेलेबल विद कंपनसेशन of enhanced compensation of cost rider case may be received ever 1/4/2004 के बाद यदि कंपल्सरी आपने कोई ट्रांसफर वगैरह लैंड को किया है, तो उसके लिए आपका क्या होगा, पूरा का पूरा वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली विच सच हैड बी द एग्रीकल्चर पर्पज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखिए एग्रीकल्चर उसको कब बोलोगे, ऐसा नहीं है कि आपको रूरल अर्बन जो आपका लैंड था और उसको क्या बोला कि आपने 6 मंथ पहले से सेल ट्रांसफर से 6 मंथ पहले से आपने उस पर कोई एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, तो यदि उस टाइप का आपका लैंड होगा, एसेट होगा, तो उसको एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट होनी चाहिए, 2 साल पहले से, जिस ईयर में आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो उससे 2 साल पहले उस लैंड पे क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए, और तभी उसको एग्जेम्पशन माना जाएगा, नहीं तो उसके बाद एग्जेम्पशन उसको नहीं माना जाएगा। इसका मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, आपको एक बार इसको आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट डिडक्शन आता है एग्जेम्पशन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 44, 44, 45D, 44 EC, 44 F वाला जो होता है, इसमें फर्स्ट में आता है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। देखिए कुछ वैसा भी रेसिडेंशियल हाउस और बिल्डिंग होता है जिसको आप ऐसे ट्रांसफर करते हो तो आपका एग्जेम्पशन होता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है, कुछ शर्त होता है। किसके लिए एलिजिबल होता है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस सेक्शन 44 एलिजिबल SSC HUF इंडिविजुअल होते हैं। कंडीशन ऑफ देयर शुड बी ट्रांसफर रेजिडेंट हाउस बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखिए कब आपका एग्जेम्पशन माना जाएगा, कोई आप रेसिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर करते हो यानी कि सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, उस पर जो कैपिटल गेन हो रहा है उसका भी एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना मस्ट है। सेकंड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल। सेकंड में इसका देखिए मतलब ये होता है कि इनकम कैसे बताया गया, आपने कोई लैंड अपने बिल्डिंग को सेल किया, लेकिन बिल्डिंग को सेल करने के बाद आपने एट ए टाइम नया बिल्डिंग आपने कोई परचेज किया, तो वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है, वहाँ पे कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाता है, क्योंकि उस जो पेमेंट मिला था आप उसको क्या किया, न्यू हाउस बिल्डिंग परचेज करने के लिए आपने उसको यूटिलाइज कर लिया अपने पेमेंट को। इसमें होता है कि आपने कोई हाउस को आपने सेल किया,
लेकिन सेल करने के कुछ दिन के बाद ही उसको आपने परचेज कर लिया तो उसको आपको क्या बोलता है, कैपिटल गेन पे राइज नहीं होता, पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड ₹2 करोड़। यदि आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड, यदि 2 करोड़ से ज्यादा का अपने कैपिटल गेन हुआ है, मतलब अपने बिल्डिंग को सेल किया है, उस सिचुएशन में कब आपको न्यू बिल्डिंग परचेज करना है, परचेज विद इन 1 ईयर या बिफोर 2 ईयर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मान के चलो कि आपने आज के डेट में कोई ट्रांसफर किया अपने बिल्डिंग को, और उसके जो पेमेंट मिला उसके बाद आपने या तो 1 साल के अंदर नहीं तो 2 साल के बाद आपको क्या करना है, आपको नया बिल्डिंग परचेज करना है, तभी आपके लिए अप्लीकेबल होगा, नहीं तो पूरा कैपिटल गेन एराइज हो जाएगा आपके ऊपर। कहने का मतलब है कि इसमें बताया कि परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर, या तो 1 साल पहले विद इन 1 ईयर, नहीं तो 2 साल के बाद क्या करना है आपको, उस ट्रांसफर वाला जो पेमेंट मिला था उसे आपको न्यू रेजिडेंशियल हाउस क्या करना है, परचेज करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपके ऊपर कैपिटल गेन एराइज होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड विद पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपने यदि बने बनाए अपार्टमेंट वगैरह परचेज किया तो उसमें फर्स्ट वाला केस आता है परचेज वाला, लेकिन आपने उस पेमेंट से क्या किया करने, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन कराना, तो उस केस में क्या होता है कि पीरियड या 3 साल के अंदर में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर में कंस्ट्रक्शन मतलब कि कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आपको एग्जम्पशन इसका मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी वाला का, नहीं तो पूरा का पूरा क्या होता है, एसेट में आपको कैपिटल गेन एराइज होगा। और यदि 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा तो आप उसको देख लेना, 2 करोड़ से ज़्यादा इसका प्राइस नहीं था तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसको आपको देख लेना है। इसमें कैसे क्या होता है, क्वांटम एग्जम्पशन, कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस कैन द केसेस में बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिटेल द। कहने का मतलब है कि आपने क्या किया कि 50 लाख में आपने सेल किया था जो बिल्डिंग है, आपने 70 लाख में आपने क्या किया परचेज किया, तो जो फुल अमाउंट है 20 लाख उसमें पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। आप ज़्यादा देर तो वैसे एग्जाम्प्टेड होता है, लेकिन सेकेंड वाला केस में क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस और हाउसेज द केस में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू एक्सटेंड ऑफ। कहने का मतलब है कि आपने 50 लाख में कोई सेल किया था और 30 लाख में नया हाउस जो बिल्डिंग है परचेज किया, तो जो 20 लाख रुपया हो रहा है कैपिटल गेन का पार्ट माना जाएगा। 50 लाख में आपने सेल किया था और 30 लाख में आपने सेल किया, तो जो 20 लाख प्रॉफिट हुआ है वो आपका कैपिटल गेन का पार्ट होता है। उस पर कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देनी होगी। उसमें आप एग्जेम्पशन जो एक्विजिशन का प्राइस है जो जितना में एक्वायर किया वही आपको एक मिलेगा, नहीं तो जो भी होगा गेन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ 5 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस 7 लाख, देन द इंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 5 लाख इज एग्जेम्प्टेड, 5 लाख एग्जेम्प्टेड होता है। 5 लाख में आपने सेल किया और 7 लाख में उसको क्या किया, नया परचेज किया, तो जो 5 लाख होगा आपका एग्जेम्प्टेड होगा। और सेकेंड वाला केस में क्या है कि आपने 5 लाख में सेल किया और 3 लाख में क्या किया, आपने उसको परचेज किया न्यू बिल्डिंग, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड ओनली अप टू 3 लाख। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख क्या है आपका, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। बैलेंस जो 2 लाख बचा है वो आपका टैक्सेबल होगा, 20% के अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट फॉर 3 ईयर्स, ये सब जो जितना मैंने ऊपर में एग्जाम्पल बताया है ये 3 ईयर्स के अंतर्गत में होना चाहिए। इफ द न्यू एसेट ट्रांसफर विद इन 3 ईयर्स द डेट ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस बाय कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्निंग काउंटर कैपिटल गेन कंटिन्यूइंग एग्जांपल 6 फॉर द न्यू हाउस। अब इस एग्जांपल को आप लोगों को पढ़ लेना है, रीड कर लेना है एक बार। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर लैंड, कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, HUF एंड इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कंडीशन इसमें होता है देयर शुड बी ट्रांसफर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सच लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय SSC बीइंग द HUF 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मैंने ऊपर में आपको एग्जांपल बताया था कि जो भी आप अर्बन लैंड है उस पर एग्रीकल्चर होता है, उसको ट्रांसफर करो तो एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए कब से, ट्रांसफर के 2 साल पहले से उस लैंड पे, उस भूमि पे क्या होना चाहिए, मैंडेटरी है एग्रीकल्चर होना। He should purchase another agriculture land within 2 years from the, उसको ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है, रूरल या अर्बन में 2 साल के अंदर में आपको क्या करना है, न्यू लैंड परचेज करना है, तभी आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। आपने नहीं किया है तो आपके ऊपर कैपिटल गेन एराइज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा।
इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम दे कैपिटल गेन टू बी पेड अंडर रेफरेंस प्रोविजन क्वांटम इक्विटी ऑफ न्यू एग्रीकल्चर। तो मैंने ऊपर में आपको बताया था कैलकुलेशन करना कि आपने यदि नया में 50 लाख में अपने बिल्डिंग लैंड को अपने क्या किया था, सेल किया था, और 70 लाख में अपने कोई न्यू लैंड को परचेज किया, तो आपको जो 50 लाख का एग्जाम्पशन हो जाता है, मतलब उसमें आपको फुल एग्जाम्प्टेड होता है। इसका मतलब ये होगा सेकंड वाला में आपने यदि 50 लाख में सेल किया और 30 लाख में आप उसको न्यू लैंड को परचेज किया है, तो जो 20 लाख जो बैलेंस बच रहा है वो आपका क्या होगा, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन अराइज होगा, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको उसको देख लेना है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर 3 इयर्स। 3 इयर्स के यदि अंदर में होता है ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, इसको आपको एक बार देख लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस पर लगेगा, क्योंकि आपने 3 साल के अंदर में 3 साल के भीतर में आपने क्या किया, उस लैंड को ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल गेन ऑफ ट्रांसफर को कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो होता है लैंड, देखिए इसको बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एनएएसएसी के ऊपर होता है। जो ऊपर वाला हम लोग 2 सेक्शन पढ़ा था एचयूएफ इंडिविजुअल के लिए होता है, लेकिन ये एलिजिबल एसएससी कौन होता है, एनएएसएसी होते हैं। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, देयर मस्ट बी कंपल्सरी एक्विजिशन। ये क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन और लैंड और बिल्डिंग इन राइट, लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का वो पार्ट होना चाहिए। और उस लैंड पे या बिल्डिंग पे क्या होना चाहिए, इमीडिएटली 2 ईयर से बिजनेस जरूर होना चाहिए। ट्रांसफर के प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में क्या हुआ, जिस दिन का आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में वो क्या होना चाहिए, पर्पज क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए उस लैंड पे। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का बिजनेस होना मैंडेटरी, तभी उसको अंडरटेकिंग बिजनेस माना जाएगा। उसमें क्या होता है, एसएससी मस्ट परचेज एनी अदर लैंड और बिल्डिंग और एनी राइट इन द लैंड और बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 3 इयर्स के अंदर में जब ट्रांसफर कर रहे हो, उसके विद इन 3 इयर्स में क्या करना है आपको, न्यू बिजनेस के लिए लैंड वगैरह जो है अंडरटेकिंग क्या करना है, आपको परचेज करना है, तभी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, तो कैपिटल गेन राइट होता है। इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग क्वांटम एग्जाम्पशन, जो मैंने ऊपर सेम इसका कैलकुलेशन करना है आपको। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैपिटल गेन इंटर, यदि आपका न्यू एसेट का कॉस्ट था 50 लाख और आपने नया में यदि 70 लाख में परचेज किया है तो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। यदि आपने 50 लाख में सेल किया है और 30 लाख में परचेज किया है, तो जो 20 लाख जो अमाउंट बैलेंस हो रहा है वो आपका क्या होगा, इसके टैक्स अराइज होगा कैपिटल गेन का। उसके बाद आता है इस जितना मैंने एग्जांपल दिया हुआ आप लोग उसको देख लेना है। आप बिल्कुल इसको पढ़ोगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि इसमें कैसे वर्क करता है ये। Capital gain not chargeable on investment in certain bonds. There should be transfer of long-term capital asset being land or building or both. ये दोनों के ऊपर होता है। Transfer should be transfer for long-term capital gain not chargeable on investment. आपने देखिए होता क्या है, इसका मतलब ये कि कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल टू इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया कि लैंड और बिल्डिंग को सेल करके, लैंड और बिल्डिंग को सेल करके क्या किया कि आपने कोई बॉन्ड वगैरह परचेज कर लिया। ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, मेरे जैसे क्लाइंट हैं, वो क्या करते हैं कि अपने एसेट को, बिजनेस जो बिल्डिंग है, हाउस है, जो भी एसेट उसको सेल करके क्या करते हो, सर्टेन बॉन्ड्स को परचेज करते हैं सेक्शन 54 इसी में, तो फुली एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन वो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए उसका भी कंडीशन है इसमें। सच एसेट कैन बी डिप्रिसिएबल एसेट बीइंग ए बिल्डिंग हेल्ड मोर देन 24 मंथ। CITBS मंजूला जो केस था उसमें इसको बताया गया, मैं बता रहा हूँ आपको वो कौन सा होना चाहिए बॉन्ड। द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर वुड बी इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड विद इन 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 मंथ के अंदर में क्या करना चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड परचेज करना चाहिए। लेकिन कौन सा, लॉन्ग टर्म में स्पेसिफाइड एसेट मीन स्पेसिफाइड बॉन्ड रिन्यूएबल आफ्टर 5 ईयर इशूड और ऑन बिफोर। इतना जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड होता है, वो NHAI है, उसका बॉन्ड आपने परचेज किया अपने एसेट को सेल करने के विद इन 6 मंथ में, तो आपके लिए क्या होगा, फुली वो एग्जेम्प्टेड होता है। द रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड RECL का कोई अपने बॉन्ड परचेज किया
और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिहार। और इसके अलावा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का और बॉन्ड है, इसके आधार पे उसका भी आप यदि उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हो तो आपका क्या होता है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। The SSC should not transfer or convert to able loan or advance on the security of such bonds of period 5 years with the date of issuance of such bonds. SSC should not transfer, convert, able loan or advance। आपके पास कुछ लोन और एडवांस नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या होगा आपके लिए एप्लीकेबल होता है। इसका एग्जांपल दिया है मैंने, इसको देख लेना। क्वांटम ऑफ एक्सेम्पशन, सेलिंग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वायलेशन ऑफ कंडीशन। उसके बाद है कैपिटल गेन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस, एलिजिबल एसएससी। मैंने ऊपर में जो केस बताया था आपको, कंडीशन टू फुलफिल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए होता है 54F का। द मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग ए रेसिडेंशियल हाउस, ट्रांसफर और पुल इज लॉन्ग एग्जेम्पशन। आपने कोई सेल करके आपने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कोई कैपिटल गेन में जैसे बॉन्ड वगैरह होता है उसको आपने यदि सेल करके, बहुत सारे होता है कि जो शेयर अपना होता है उसको सेल करके क्या करते हैं वो लोग, रेसिडेंशियल हाउस पर परचेज कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यदि अपने ट्रांसफर ऑफ लैंड ए आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड एलिजिबल। रेसिडेंशियल हाउस में जो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड वगैरह को, शेयर वगैरह का आपने सेल करके, उसका भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है जो कैपिटल गेन होगा। जो मैंने सेम ऊपर वाला केस बताया था, या तो परचेज सेल करने के विद इन 1 ईयर, नहीं तो आफ्टर 2 ईयर्स में आपको एप्लीकेबल होता है, नहीं तो कैपिटल गेन राइट होता है। क्वांटम ऑफ रिजेक्शन, क्वांटम ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस नेट सेलिंग कैपिटल ओरिजिनल एसेट इनडायरेक्ट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट इसको। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो भी इसको कैलकुलेशन करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इनटू अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस में कितना किया है आपने, उसका नेट सेल कंसिडरेशन करना है, वो आपका एग्जेम्पशन निकल के आएगा उसका। आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लो कि 50 लाख है आपने किया, अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस में 70 लाख या 60 लाख जो भी आपने किया, उसके बाई में कर देना है न्यू सेल कंसिडरेशन, कितना में आपने सेल किया था, उसके ऊपर जो भी होगा आपका अराइज होगा कैपिटल गेन, एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। Consequence of the new house transfer within 3 years. Exemption capital gain। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने मुझसे मिस हो गया एक कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, जो स्टाम्प ड्यूटी वाला बताया था, 50C वाला जो सेक्शन था हमारा, सी वाला जो सेक्शन था हमारा कौन सा था, 50C। इसमें एक पॉइंट और मिस हो गया है कि मान को चलो कि आपका स्टाम्प वैल्यू है, जो स्टाम्प वैल्यू है मान को चलो कि 1 करोड़ है, और आपने क्या किया है कि रियली में एक्चुअल में आपने 50 लाख में आपने सेल किया, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि मैं आपसे 1 करोड़ के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी कैपिटल गेन मानूंगा, उसके ऊपर टैक्स लूंगा। आपने क्या किया कि इसके ऊपर क्या किया कि एक होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वैल्यूएशन ऑफिसर जिसको बोला जाता है। वैल्यूएशन ऑफिसर को आपने कोई चिट्ठी लिखा, आपने बोला कि आइए आप मेरे लैंड और बिल्डिंग का क्या करना है कि आपको वैल्यूएशन करना है। अब वो आते हैं, फर्स्ट वाले केस में आते हैं और उसका वैल्यूएशन होता है 75 लाख। जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो आते हैं और बताते हैं कि आपका लैंड का जो रियली में वैल्यूएशन है वो क्या हो गया 75 लाख। तो उस सिचुएशन में आपका जो टैक्स अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा 75 लाख होता है। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद यदि आपने संतुष्टि नहीं होता, आपने फिर उनको क्या क्या चिट्ठी लिखा हुआ आते हैं, आपने उनको कुछ खिलाया पिलाया, जिसको हम लोग करप्शन बोलते हैं, इंडिया में बहुत इसका चलन होता है। इसमें क्या बताया गया कि आप उसके बाद आता है वो 45 लाख बता देता है।
आपने क्या बताया कि मैंने 50 लाख में सेल किया है, स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ था। अब जब सेकेंड टाइम में आता है वो अफसर जो आता है वैल्यूएशन अफसर, वो बताता है कि नहीं आपका 45 लाख है, सेल ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा स्टाम्प ड्यूटी के। उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं कि जो एसएससी ने जो एक्सेप्ट किया है, जो एसएससी है जो टैक्स पेयर है उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा 50 लाख है, तो उस केस में क्या है कि आपको 50 लाख के ऊपर ही कैपिटल गेन राइज होगा, उसके अकॉर्डिंग देना है। इसका एक्सपेक्शन मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड वाला केस में क्या होगा कि वैल्यूएशन ऑफिसर आता है और 1 करोड़ 20 लाख उसका वैल्यूएशन बताता है। स्टाम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ हुआ था, आपने बताया कि नहीं एक्चुअल में मैंने 50 लाख में उस बिल्डिंग को सेल किया है। और जो वैल्यूएशन ऑफिसर आता है, जब इनकम टैक्स देखिए वैल्यूएशन ऑफिसर को आपको भी बुलाने का राइट हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखने का राइट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको चिट्ठी लिखा और बोला कि आप क्या करो, वैल्यूएशन करो आप। तो उसने जब वैल्यूएशन किया तो बताया कि नहीं इसका प्राइस होगा 1 करोड़ 20 लाख। तो उस केस में जो कैपिटल गेन राइज होगा कोई 1 करोड़ 20 लाख ऊपर नहीं होगा। जो मैक्सिमम अमाउंट है स्टाम्प ड्यूटी का, जो अमाउंट है 1 करोड़, वही आपको फॉलो करना है, वही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। उसके ऊपर ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा कैपिटल गेन राइज का। ये था हमारा कैपिटल गेन का सेक्शन। ये हमारा कैपिटल गेन का सेक्शन आज एंड होता है और हम लोग का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा अदर सोर्स, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोर्स को देख रहे होंगे वीडियो को, और कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं।